नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन। चलिए, आप लोग जो भी ऑनलाइन में हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि तुरंत कॉपी खोल लें। जो ऑफलाइन में हमारे साथ क्लास में मौजूद है, कृपया कॉपी ओपन कर लें और देखते हैं आज हम लोग इस वीडियो क्लास के माध्यम से एनसीईआरटी के ज्योग्राफी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम लोगों का टॉपिक है रिसोर्सेस, यानी संसाधन। ठीक। और ये वीडियो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है, खास करके उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जो TRE 4 की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसी निकल गई है। तो आइए अब हम लोग भूगोल विषय से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं संसाधन पर, हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। ठीक। तो संसाधन की परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा की हम लोग बात करते हैं। और हमारे साथ ऑफलाइन में जो भी बच्चे मौजूद हैं, कृपया अपने अपनी कॉपी को निकाल के रखिए और जो इम्पोर्टेंट चीजें होगी उसका हम लोगों को नोट्स भी बना लेना। ठीक है, बैठ जाइए सब, आ जाते हैं। संसाधन, अर्थ एवं परिभाषा। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, वो सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, उसे वह संसाधन कहलाती है। यानी जो भी कोई वस्तु जिससे कि मानव का कोई काम में उपयोग आ सके, वो सारा क्या है? संसाधन है। एक बात आप लोग बताइए, जैसे हम यहाँ लिखते हैं मानव और यहाँ लिखते हैं मानव संसाधन, दोनों में कुछ अंतर है? मिश्रा जी, आप भी बताइए, मानव या मानव संसाधन में अंतर है? वहाब साहब, आप भी बता सकते हैं, बोलिए। हाँ, जो हम लोग हैं वो मानव है। नहीं 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 नहीं, वह मानव का संसाधन है। यहाँ बात हो रही है किसकी? मानव संसाधन की। वह मानव संसाधन है जिस जो आवश्यकताओं की पूरा करने में सक्षम है, चाहे वो अपने परिवार की आवश्यकता हो, समाज की आवश्यकता हो, देश की आवश्यकता हो। जो मनुष्य अपने समाज और देश और परिवार की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है, वह क्या है? मानव संसाधन है। बाद बाकी तो जन्म तो लेने के बाद सब क्या है? मानव ही है। और गौर कीजिए, अभी धर्मेंद्र प्रधान बहुत चर्चा में है ना, और इस्तीफा दे दिए हैं। कोई दिक्कत? धर्मेंद्र प्रधान की जगह पर कौन मंत्री बने हैं? नाम याद है किसी को? क्या नाम है? प्रहलाद जोशी। क्या नाम है? प्रहलाद जोशी। ठीक है। तो वहाब साहब और मिश्रा जी बताएं कि ये धर्मेंद्र प्रधान और प्रहलाद जोशी का संबंध किस मंत्रालय से? शिक्षा मंत्रालय से है। क्या भारत में शिक्षा मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही है? नहीं है। तो अब होमवर्क लिखा जाए, आज का होमवर्क लिखा जाए कि किस वर्ष भारत के शिक्षा मंत्री का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया। शिक्षा मंत्री का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया। और उस समय में किसकी सरकार थी? दोनों चीजें लिखिए कॉपी में कि किस वर्ष शिक्षा मंत्री का नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय किया गया और सरकार किसकी थी? और सरकार किसकी थी? ठीक। तो अब हम लोग यह सोच कह सकते हैं कि हमें
मानव और मानव संसाधन में अंतर पता चल गया। हम लोग क्या हैं? मानव है, और बनना क्या है? हमें मानव संसाधन बनना है। जैसे मिश्रा जी सोच रहे हैं कि हम क्रिकेट में अपने संसाधनों का यूज करें। हाँ, इफ्तिकार सर सोच रहे हैं कि हम जॉब कर ले, वहां मानव का संसाधन का उपयोग हो। यह जो मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय, इसका काम ही है कि प्रत्येक मनुष्य को किसमें बदलना? संसाधन में बदलना। किसमें बदलना? और संसाधन में बदल जाएगा तो क्या होगा? जो किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो हमें मानव संसाधन बनना है। ठीक है, मानव तो हम जन्म लेने के बाद बन ही जाते हैं। अब आ जाइए, यहां ध्यान रखना है एक आदमी का नाम, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिम्मरमैन। ठीक, जिम्मरमैन का नाम याद रखना है। और जिम्मरमैन का स्टेटमेंट पूछ देता है क्या? संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक, यह स्टेटमेंट किसका है? जिम्मरमैन का। इसको कैसे समझिएगा? जैसे अभी बहाव साहब आपको प्यास नहीं लगी है, पानी रखा हुआ है, क्या पानी आपके लिए संसाधन है? नहीं है, क्योंकि वह अभी आपकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन जब प्यास लग जाएगी, वह पानी क्या है? नहीं, पानी संसाधन है, क्योंकि आपको जरूरत पड़ गई, और उस जरूरत को पूरा कौन कर रहा है? पानी कर रहा है। तो पानी क्या बन गया? संसाधन बन गया। इसीलिए जिस भी वस्तु में ठीक उपयोग आने की क्षमता हो, वह क्या है? संसाधन है। इसीलिए संसाधन होता नहीं है। क्या करना पड़ता है? संसाधन को बनाया जाता है। यह बात किसने कहा? जिम्मरमैन। अब देखो, अब देखिए, अगला कथन है बुढ़वा का, महात्मा गांधी का, संसाधन के बारे में। ठीक, संसाधन के बारे में कथन है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत है, लेकिन लालच की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग ऐसे अपनी भाषा में कहते हैं कि हमारे पास में पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। यह किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। तो दो आदमी का नाम याद हो गया, कौन सा? एक जिम्मरमैन, दूसरा महात्मा गांधी। भूलेंगे नहीं। आइए हम लोग यह देखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, इसके वर्गीकरण के लिए हमने 4 मुख्य आधारों को चुना है। 4 मुख्य आधार पर हम संसाधन का वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 तरह के होते हैं। पहला जैव संसाधन, यानी कि बायोटिक रिसोर्सेस। ठीक, अब जैव संसाधन क्या होगा? ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव संसाधन, यानी बायोटिक रिसोर्स। उदाहरण जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन। ठीक, इसमें आप लोग बताइए, जैसे एक चीज लिखते हैं हम, गोबर। गोबर कौन सा संसाधन होगा? क्या गोबर में जीवन व्याप्त होगा? बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, जीवन है ना, तो गोबर क्या हो जाएगा? जैव संसाधन नहीं होगा। है? पेट्रोलियम, कोयला, ये सब क्या होगा? हाँ, ठीक है, लेकिन इसको दूसरे सेंस में भी हम लोग लेंगे। जैसे अब आ जाइए अजैव संसाधन, जिसमें निर्जीव वस्तुओं से जो संसाधन बने हैं वो क्या हो जाएगा? अजैव। जैसे चट्टान, धातुएं, हवा, जल, मिट्टी इत्यादि। क्लियर? अब आते हैं, ये तो हो गया
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वितरण वर्गीकरण। अब दूसरा दो हो गया उसमें। अब है समाप्यता, यानी समाप्त होने के आधार पर या पुनः प्राप्ति के आधार पर दो तरह के संसाधन। कौन सा? नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, इस तरह का डिफिनेशन लिख देंगे तो नंबर नहीं कटेगा। जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त या नवीनीकृत किया जा सकता है, वो सारा संसाधन क्या है? हाँ, वो है नवीकरणीय संसाधन। यानी अभी इससे पहले के वीडियो में आप लोग देखे होंगे, हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, इसको RES कहते हैं, और भारत कोशिश में यह है कि 2030 तक वह रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर इंटरडिपेंडेंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। ठीक, जिसमें आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन्य और वन्य जीव। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है और इसके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, और एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज। तो अभी हम लोग ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर करते हैं? नवीकरणीय या अनवीकरणीय? अनवीकरणीय पर अभी ज्यादा निर्भर करते हैं, क्योंकि अभी हमको क्या मिल रहा है? ज्यादा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज। कुछ दिन बाद ये चीजें खत्म हो जाएगी, तो क्या करेंगे आप? तो हमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन को विकल्प के रूप में चुनना होगा। इसीलिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूमिगत ऊर्जा, इन सभी ऊर्जाओं पर काम करना होगा। क्लियर? अब आ जाते हैं वहाब साहब, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक, इसमें एक पॉइंट आएगा जो कि नोट करना है। स्वामित्व यानी मालिकाना हक। ठीक, जैसे निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन, जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो या आधिपत्य होता है, वह क्या कहलाया? निजी संसाधन। जैसे निजी मकान, बाग बगीचा, तालाब, कृषि भूमि, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो किसी का, व्यक्तिगत हो। ठीक, उसके बाद आता है सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी में जो रहता है, समाज के लिए जो रहता है, हाँ, वह सामुदायिक संसाधन होता है जिस पर व्यक्ति का नहीं, कम्यून का अधिकार होता है, समुदाय का आधार होता है, जिसका उपयोग समाज के सभी लोगों के लिए है। जैसे गांव का चारागाह, श्मशान, कब्रिस्तान, सार्वजनिक पार्क, खेल का मैदान इत्यादि। ये सब क्या हो गया? ये सब सामुदायिक। अब यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे, राष्ट्रीय संसाधन के लिए देश में मौजूद सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, लेकिन सरकार को जनहित में व्यक्तिगत भूमि का भी अधिग्रहण करने का अधिकार है, इसीलिए सरकार भूमि अधिग्रहण भी करती है। अब इसको लिख लीजिए आप लोग, मिश्रा जी, अबू समायत, कारसर और बहाव साहब, नूरजहां, कि 200 किलोमीटर तक की समुद्री क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र यानी राष्ट्रीय संपत्ति में गिना जाता है। नोटेड, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, डेट वाइज लिखिए। उसके बाद उसी में लिखिए कि 200 किलोमीटर के बाद खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, यह अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं करती है। इसीलिए 200 किलोमीटर के बाद का जो भी संसाधन है वह अंतरराष्ट्रीय संसाधन होगा। लिखना क्या है? 200 किलोमीटर तक का समुद्री क्षेत्र, डैश दे के लिख दीजिए, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, यह आज की कमाई है। पूछ देगा
कि किसी भी देश की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर तक की होती है, तो क्या कहोगे? 200 किलोमीटर। अब आ जाइए, उसमें हमने देख लिया स्वामित्व के आधार पर, इससे पहले हमने देख लिया पुनः प्राप्ति के आधार पर, उससे पहले हमने देख लिया उत्पत्ति के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आ जाइए संभाव्य संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेज, जो किसी ऐसे क्षेत्र में मौजूद है परंतु इसका उपयोग अभी सही तकनीक या योजना के अभाव में नहीं हुआ है। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा, लिखिए कॉपी में, राजस्थान और गुजरात डैश दे के लिखिए, पवन और सौर ऊर्जा। ठीक, अभी राजस्थान और गुजरात में विंड और सोलर एनर्जी बढ़िया प्रोडक्शन दे रहा है। पूछ देगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में अग्रणी उत्पादक राज्य है, तो नाम आ जाएगा राजस्थान और गुजरात। विकसित संसाधन, जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम इत्यादि, ये सब विकसित संसाधन में आएगा। क्लियर। तीसरा है भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से बाहर है। जैसे हाइड्रोजन, तो लिखिए इफ्तिकार बाबू साहब, आप लिखिए, एक बात बताइए, हाल फिलहाल में भारत में हाइड्रोजन वाला ट्रेन चला है? चला है, देखा होगा, बाहर वीडियो भी बनाए होंगे। बिल्कुल। अब बता दीजिए गुरुजी, इतना चीज परीक्षा में नहीं पूछेगा, अब क्या पूछेगा? सुनिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां चली? ठीक, होमवर्क में लिख लीजिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ठीक, हम लोग मिस यही करते हैं, हम लोग मिस, ये जो एक होता है क्या, मनोरंजक वीडियो में से हम अपने काम की चीजों को अगर निकाल लें तो मनोरंजन भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। तो होमवर्क पता रहना चाहिए कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां तक चली। तो अभी जैसे अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ज्वलनशील गैसों का यौगिक है, लेकिन ऊर्जा निकालने की तकनीक व्यापक नहीं है और हमारी जो भारत सरकार है वह कोशिश कर रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में हम लोग हाइड्रोजन पेट्रोल पंप, मतलब हाइड्रोजन पंप की ओर जाएंगे, पेट्रोल पंप की ओर नहीं जाएंगे। अब देखते हैं ये कब तक संभव है। संचित कोष, रिजर्व रिसोर्सेज, या भंडार का ही हिस्सा है जिससे उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे बांधों में जल, बांध में जो जल है, बांध समझ रहे हैं, रिजर्वायर जो बनाते हैं हम लोग, उसमें पानी का अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, पानी के लार्ज अमाउंट को रोक के रखते हैं। अब सुनो, अगर उस लार्ज अमाउंट को हम वाटर टरबाइन पर गिराए छोड़े तो क्या होगा, जल विद्युत बनेगा, हाइडल एनर्जी बनेगी, लेकिन अभी वह टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ विकसित नहीं हुई है। अब देखते हैं कब तक विकसित होगी। अब देखिए, फिर से रिपीट मार लीजिए, संसाधन पता चल गया, जिम्मरमैन पता चल गया, महात्मा गांधी का पता चल गया, संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, पुनः प्राप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास की स्थिति के आधार पर। अब लिखने वाला काम ज्यादा होगा क्योंकि डाटा भरपूर है। आइए, सतत पोषणीय विकास क्या होता है यह जानते हैं? सतत पोषणीय विकास ये होता है
कि संसाधन का प्रयोग इस तरह से करें कि वो अगली पीढ़ी के लिए भी उपयोगी हो जाए। ठीक है, जैसे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए और भावी पीढ़ियों, जेन अल्फा के लिए आवश्यकताओं की अवहेलना किए बिना किया जाने वाला विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अगर हम लोगों के पूर्वज नदियों में भैंस नहीं धोते, नदियों को प्रदूषित नहीं करते, तो आज हम 20 रुपया में पानी का गैलन खरीदते नहीं खरीदते, क्योंकि हमने पानी को प्रदूषित कर दिया। आज हमें स्वच्छ जल के लिए अपने पॉकेट खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल ये भी सही है कि हमारे पूर्वजों ने खाली भैंस ही धोया, हम लोग इतने डेवलप हुए कि मरा हुआ भैंस ही धो लिए उसमें। ठीक, पानी इतना गंदा हो गया कि आज नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी हर जगह अवेलेबल है ना, लेकिन क्या पीने वाला पानी ले सकते हैं? पैसा खर्च करना पड़ता है ना। सोचिए, जो चीजें मुफ्त में अवेलेबल है उसके लिए क्या करना पड़ रहा है? पैसा खर्च करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास में कुछ डाटा है जिस पर वर्ल्ड ने, पूरी दुनिया ने कोशिश किया है। जैसे लिख लिया जाए वहाब साहब, अब ये सब चीजें काम की होगी, क्विज में होगा, टेस्ट में होगा, पूछा जाएगा। पूछ देंगे पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992। कहा? ब्राजील में। कहा? ब्राजील में। किस शहर में? रियो डी जेनेरो में। इसमें क्या हुआ कि 100 से अधिक देशों ने भाग लिया और यहीं पर एजेंडा 21 यानी 21 लक्ष्य निर्धारित किया गया कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। उस पर्यावरण को बचाने के लिए जो 21 लक्ष्य बनाए गए उसी को क्या कहा गया? एजेंडा 21। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए एजेंडा 21 का निर्णय किस पृथ्वी सम्मेलन में लिया गया था? जवाब दो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? कहाँ हुआ? किस शहर में? वहां क्या निर्णय लिया? एजेंडा 21। ठीक है, बिल्कुल। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? कहाँ? कहाँ है? तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग। कहाँ है? तीनों पृथ्वी सम्मेलन याद रह जाएगा मिश्रा जी। ठीक, उसके बाद आ जाइए भारत में संसाधन नियोजन के चरण। ठीक, भारत में हम लोग अपने संसाधनों का कैसे प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं, उसको 3 लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। पहला, विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान करते हैं, तालिका बना लेते हैं। संसाधन का विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी ढांचा और संस्थागत ढांचा तैयार करते हैं। और संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन अगर हम बना लेते हैं तो हमारा संसाधन का प्लानिंग फाइनल हो जाता है। अब आ जाइए, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए क्या सब हम लोगों ने पढ़ा है। जिम्मरमैन का कथन याद है? जिम्मरमैन का कथन क्या था कि संसाधन होते नहीं है, क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। ठीक, गांधी जी का क्या कहना है कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन हमारे पास पेटी भरने के लिए कुछ ही नहीं है। इसीलिए गांधी जी का ही यह कहना था कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के बदले जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे, यानी किसी एक व्यक्ति द्वारा लार्ज स्केल पर उत्पादन ना हो बल्कि कम्युनिटी उत्पादन करे तो उसका फायदा सबको मिलेगा। तीसरा नाम लिख लीजिएगा, गांधी और जिम्मरमैन के बाद अगला नाम लिखिए आप लोग, मेधा पाटेकर। नाम लिखिए, मेधा पाटेकर का नाम लिख के डैश दे दीजिए नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटेकर का नाम देके लिख दीजिए, ठीक, नर्मदा बचाओ आंदोलन।
अच्छा एक बात बताइए इफ्तिकार सर, आप तो नाम सुने होंगे सुंदरलाल बहुगुणा का, किस आंदोलन से संबंधित है? कोई बात नहीं, लिख दीजिए चिपको आंदोलन। पेड़ को काटने से बचाने के लिए। हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा, इसका संबंध है चिपको आंदोलन से। स्थान ये कहाँ है? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। वनों की कटाई के लिए इन्होंने पेड़ से चिपकने का नारा दिया था, और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत बड़े नाम है। ठीक, अगला नाम ये शायद आप लोग नहीं सुने होंगे, संदीप पांडे, इनका नाम लिख लीजिए। नहीं, पांडे हैं। जल संरक्षण आंदोलन, नाम लिख लीजिए, काम आएगा। इन्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और स्थानीय स्तर पर जल संसाधनों के संरक्षण एवं सामुदायिक प्रबंधन पर बल दिया। इन्हें इनके सामाजिक कार्य, यहाँ देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, संदीप पांडे। कैसे लिखना है? संदीप पांडे, जल संरक्षण आंदोलन और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक, उसके बाद आइए, ये इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। क्लब ऑफ रोम का गठन कब हुआ? लिखा जाए डैश देखिए 1968। और वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मंच, जो कि संसाधन के संरक्षण की वकालत सबसे पहले यहीं से शुरू हुई। क्वेश्चन आ जाएगा कि संसाधन संरक्षण के लिए सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो क्लब ऑफ रोम कब? 1968। बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन ही है। इस किताब का नाम लिख लीजिए, कई बार पूछा गया है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस किताब के लेखक हैं E.F. सुमाकर। ठीक, इस किताब में महात्मा गांधी के संसाधन संरक्षण संबंधी विचारों को रखा गया है। ठीक, उसके बाद यह भी लिख लीजिए, ब्रटलैंड कमीशन 1987 में आया, और इसी रिपोर्ट ने, हाँ, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को सामने रखा। अभी जो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नारा लगाते हैं, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल जीवन हरियाली, यह ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट 1987 में आया, जिसके तहत हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर टाइटल बनाया गया रिपोर्ट का। और इसी रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। और उसके बाद हम लोग लगातार पृथ्वी सम्मेलन कॉप 21-26 करते हुए पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं पर्यावरण बचता है या हम बचते हैं। ठीक, आगे अभी बहुत सारा डाटा है इसमें पर्यावरण से संबंधित। अब देखिए, आप लोगों को कुछ याद हो गया होगा मिश्रा जी। हाँ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 आया था, कोई दिक्कत? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक, 5 साल के बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर बल दिया गया। हाँ, क्योंकि उसमें 5 निर्णय लिया गया था, 5 अलग टाइप के देश थे, इसीलिए 5+5। उसके बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, समय दिया गया है 92, स्थान रियो डी जेनेरो, 178 देश, उपलब्धि इसका एजेंडा 21। ठीक, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक, कहा? न्यूयॉर्क, कब? 97 में, +5, क्योंकि प्रथम सम्मेलन के 5 वर्ष के बाद इसकी आयोजन हुआ था। हाँ, इसी समय क्योटो प्रोटोकॉल लिख लिया जाए आप लोग, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ठीक,
क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ये क्योटो कहाँ है? जापान में। हाँ, और नरेंद्र मोदी किस शहर को क्योटो बनाने वाले थे? नहीं, बनारस। तो एक बार हम अब्दुल बहाब को कहना चाहेंगे, आप एक बार बनारस घूम के आइए और पता कीजिए कि बनारस क्योटो बना के नहीं बना। वैसे बच्चा सब एक कविता बना लिया है क्या, धनी राम का खेत बिक गया, थार बचाना लोटा, बनारस बन गया क्योटा। हाँ, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 कहाँ? जोहान्सबर्ग लिखे हुए आप लोग। ठीक, इसमें पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन के लिए 150 धारा थी। ठीक, तो इतना हम लोग संसाधन संरक्षण पहला और संसाधन से संबंधित जो भी चीजें थी, इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा डाटा आपके पास चला गया है। और अगले वीडियोज में हम लोग दूसरे संसाधन पर चर्चा करेंगे और देखते हैं कि आज के कलेक्टिंग डाटा में से कितना क्वेश्चंस अगले आने वाले एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग लगातार वीडियोज के साथ बने रहें और आप लोगों के लिए बेहतर बेहतर इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।